नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बीपीएससी ट्री 30 के बारे में कि आगामी महीने में जो ये परीक्षा होने वाली है, इसकी तैयारी आप कैसे करें, जिसके संदर्भ में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हम बीपीएससी ट्री के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 6 से लेकर 7 महीने के अंदर लगातार बीपीएससी ने शिक्षक भर्तियां कराई हैं, जिसमें 2-1 को आप जोड़कर देख सकते हैं। यानी कि बिहार में जितनी तेजी से शिक्षक भर्ती का आयोजन किया गया, रिजल्ट्स आया, जो कि देश में एक रिकॉर्ड के तौर पर भी देखा जाता है। ये इसलिए बताना पड़ रहा है कि इसको लेकर परीक्षार्थियों में एक विश्वास जगा हुआ है। और इस परीक्षा में ऐसे विद्यार्थियों का चयन हुआ जो कि वर्षों से मेहनत कर रहे थे, उनको कहीं सफलता नहीं मिली थी। तो इस परीक्षा में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि सफल हुए और इस चैनल से भी जुड़े हुए थे, अन्य जगहों से भी पढ़ते हुए लाभ उठाए थे। तो इस बार जो परीक्षा होने वाली है, उसकी भी तैयारी आप सभी कर रहे हैं और ये परीक्षा बहुत तीव्रता में, यानी कि जो आप उम्मीद नहीं किए थे, उसके विपरीत जाकर जल्दी से कराने की योजना है। तो इसमें कई चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं, जैसे कि जैसे आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसी तरीके से जो इस परीक्षा के प्रश्न पत्र को तैयार करने वाले होंगे, उनको भी जल्दी से पेपर तैयार करने पड़े होंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये अप्रत्याशित ढंग से एग्ज़ाम कराने की तैयारी है। फिर भी हमारे पास वक़्त है लगभग 1 महीने का। तो इसमें हम किस तरीके से तैयारी करें? जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 1 से लेकर 12वीं तक की परीक्षाओं का आयोजन कराया जाता है और सब में जो एलिजिबिलिटी है, वो अलग-अलग ढंग की है, ठीक है? तो इसमें ख़ास तौर से आप देखेंगे कि अ, 6 से 8 तक के लोग परीक्षार्थियों के लिए सीटेट की ज़रूरत पड़ती है। 1 से 5 तक के विद्यार्थी जो हैं वो डीएलएड किए होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के विद्यार्थियों के लिए एस्टेट भी पास होना ज़रूरी है। तो इस बार जो विज्ञापन आया हुआ है या फिर फॉर्म भरा जा रहा है, उसमें जो लोग पहले से ही एस्टेट हैं, उन्हीं को मौका दिया गया है। यानी कि देखा जाए तो 9वीं से लेकर 12वीं तक की परीक्षा में वही प्रतियोगी शामिल हैं जो कि ऑलरेडी टियर 1 और टियर 2 में परीक्षाएँ दे चुके हैं, उनके पास अनुभव है, ठीक है? उस अनुभव का फ़ायदा उठाते हुए इस बार परीक्षा में जाना है। तो यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं, बल्कि आपके पास अनुभव है। क्योंकि जब टियर 1 और टियर 2 की परीक्षा हो रही थी, तो हमारे पास उतना प्लेटफ़ॉर्म नहीं था, यानी कि किस तरीके के प्रश्न आएँगे, क्या आएँगे। लेकिन अब आपके पास एक मोटा आधार बन गया होगा कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी। तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं सतर्क करूँगा कि आखिरकार बचे हुए दिनों में आप किस तरीके से अपने को संयमित करेंगे और इस तैयारी को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण से परीक्षा हॉल में पहुँचेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये बीपीएससी की मेन वेबसाइट है और इस समय जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ, तो इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ से आप जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ये विज्ञापन पूरा दिया गया है 1 से 5 तक, 6 से 8वीं तक, 9 से 10वीं, 11वीं से 12वीं और कुछ स्पेशल स्कूल टीचर्स के लिए भी 9वीं 10वीं के फॉर्म निकले हुए हैं। देखा जाए तो 9वीं और 10वीं, 11वीं और 12वीं के टीचर्स वही होंगे जो कि ऑलरेडी इस परीक्षा में टियर 1 और टियर 2 में बैठे हैं और कुछ नंबरों से वो पीछे रह गए, कट ऑफ में नहीं आ पाए, तो उन्हीं का मुकाबला है। यानी कि पुराने ही लोगों के बीच में मुकाबला है और ये मुकाबला मेरे ख्याल से कड़ा ही रह सकता है। जहाँ तक छठी से 8वीं की बात करूँ तो इसमें नए विद्यार्थी आ सकते हैं, ठीक है? इसमें नए परीक्षार्थियों और पुराने परीक्षार्थियों दोनों से मुकाबला है और वही कुछ स्थिति 1 से 5वीं तक की भी है। तो अब आपके दिमाग में धीरे-धीरे आना शुरू हो गया होगा कि हमारा मुकाबला किससे है? एक तो अपने से है और दूसरे
उस भीड़ से है, उन परीक्षार्थियों से है जिनके पास आप ही इतना अनुभव है। ठीक है, यानी स्टेट अपियरिंग को मौका दिया जाता तो शायद इसमें और विद्यार्थी या परीक्षार्थी आते, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया है। तो पुराने जो प्रतिभागी रहे हैं उन्हीं के बीच में मुकाबला है। तो एक चीज तो आपको ये ध्यान में रख लेना है। आगे अगर बात करें कि आप तैयारी कैसे करें, तो इसके लिए ना आपको कोई कोर्स खरीदने की जरूरत है, ना कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत है, बल्कि पिछले बार के जो भी क्वेश्चन पेपर है, यानी कि जिसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहते हैं, इन पेपर्स को आप बीपीएससी के वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, या फिर ये पेपर हो सकता है कि आप लोगों के पास होंगे भी। तो जितनी बार पेपर हुए हैं अभी तक, मतलब 2 बार पेपर हुए हैं, तो ये दोनों पेपर्स को आप अपने पास रखिए और बार बार उनका रिवीजन कीजिए। एक विद्यार्थी ने मुझे बीच में फोन किया था, उनका ये कहना था कि वो उनका 1-2 नंबर से रुक गया था, नहीं हो पाया। तो वो जो अनुभव बता रहे थे कि एक बार वो केवल हिंदी साहित्य का इतिहास बढ़िया से पढ़कर गए हुए थे, तो उस बार परीक्षा में हिंदी व्याकरण से ज्यादा सवाल आ गए। दूसरी बार जब वो गए तो हिंदी व्याकरण ज्यादा पढ़कर गए, और इस बार हिंदी साहित्य से ज्यादा सवाल आ गए, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास से आ गए। तो आखिरकार वो तैयारी कैसे करें, क्योंकि जिनका 1 नंबर से 2 नंबर से रुक जाता है, या फिर डेट ऑफ बर्थ की वजह से कट ऑफ में छंट जा रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी समस्या आ जाती है। तो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए यही कहूंगा कि आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को भली भांति अपने पास रखिए, और उसको एक बार नहीं बल्कि 10 बार भी आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, उस पैटर्न को देखिए। और मुझे जो मेरा अनुभव रहा है कि जब जल्दी जल्दी परीक्षाएं की जाती हैं तो उसमें रिवीजन के ज्यादा चांसेज होते हैं, यानी कि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। अब मुझे याद है कि जब मैं यूपी जीआईसी का फॉर्म भरा हुआ था, और कई फॉर्म भरे हुए थे, मतलब कि हर साल जीआईसी का फॉर्म निकला था, लेकिन एग्जाम किसी का नहीं हुआ था। लेकिन सन 2015 या 16 के आसपास में लगातार परीक्षाएं हो रही थी। ठीक है, 5 के आसपास में परीक्षाएं हुई, और हमने देखा कि उन सभी पेपर्स में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुए मुझे दिखाई दिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पिछली बार के पेपर हुए हैं उनको आप जरूर ध्यान में रखिए, और बहुत ही सीरियसली उनका अध्ययन कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने जब एग्जाम दिया था उसी वक्त उनको पढ़ा और फिर साइड में रख दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये आपका एक तरीके से मैं कहूँ कि सॉलिड तैयारी करने का एक पैटर्न हो सकता है। ठीक है ना। तो जो भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो 1 से 5वीं तक के हैं, चाहे 6ठी से 8वीं तक के हैं, चाहे 9वीं 10वीं के हैं, चाहे 11वीं 12वीं के, वो अपने परीक्षा से संबंधित अब तक बीपीएससी ट्री के माध्यम से जो भी एग्जाम हुए हैं उन प्रश्न पत्रों को अपने पास रखें और बार बार उनका रिवीजन करें। रिवीजन के लिए मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि अगर उसमें से प्रश्न रिपीटेड भी हो तो आपके वो प्रश्न सभी सही होने चाहिए। अगर यहां से अगर पेपर में आए हुए रिपीटेड प्रश्न अगर गलत होते हैं तो ये मानकर चलिए कि आप परीक्षा में पीछे हो रहे हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि दोनों बार जो भी एग्जाम हुए हैं 120 प्रश्न आ रहे थे जिस हिसाब से इसका पैटर्न रहा है, तो लगभग 240 क्वेश्चंस का बैंक आपके पास हो ही गया होगा। अब इन 240 प्रश्नों में से मान लीजिए अगर 40 से 50 क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है उन विद्यार्थियों के लिए जो अपने पेपर को सीरियसली नहीं लिए थे। हाँ, जो इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं या फिर मेरे गाइडेंस में है, मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, तो इस अनुभव का फायदा वो उठा सकते हैं। तो चांसेज मेरे ख्याल से ज्यादा रिपीटेड होने के ज्यादा चांसेज है। हो सकता है कि क्योंकि जल्दी में एग्जाम हो रहा है, प्लानिंग भी जल्दी से करना पड़ा होगा जो भी पेपर बनाने वाले होंगे। तो जैसे आप तैयारी को लेकर परेशान हो, वैसे वो भी कि कहाँ से प्रश्न पूछा जाए। तो उनके पास पहले ही एक आधार है जो कि पिछले 2 बार का पेपर हुआ है, वही आधार है, उसी के आधार पर वो बनाना शुरू कर देंगे। इसलिए मैंने देखिए लिंक सब दिया हुआ है कि कहाँ से आप जाकर इन पेपर्स को देख सकते हैं, और अगर आपके पास हो तो उसको एकदम मानकर चलिए कि आपकी वो कोई ना कोई बुकलेट है या फिर बुक ही है। तो देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। खासतौर से अगर आप जो पार्ट 1 है पेपर उसमें
जितने भी एग्जाम हुए, चाहे किसी भी विषय के हुए, अब उनको जरूर एक बार देखने का प्रयास कीजिए। जैसे आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो पार्ट ए के लिए केवल हिंदी का ही मत देखिए, बल्कि जितने सब्जेक्ट्स का आप अधिक से अधिक देख सकते हैं उन सबका देखिए, ताकि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। और हिंदी का जो 2 बार हुआ है उसको आप आराम से देखिए, उसको पढ़िए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। और परीक्षाओं में जो भी पैटर्न अभी तक है, कहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी ने भी बहुत क्लियर तरीके से सिलेबस नहीं दिया कि फला फला चीज को पूछना है। हाँ, और उसने जो स्टेट का सिलेबस दिया है, लेकिन जो भी ट्री के एग्जाम हो रहे हैं उनका कोई खास सिलेबस नहीं है कि यहाँ से सवाल। हाँ, कहने के लिए उसमें लिख दिया गया कि एससीईआरटी पैटर्न पर होंगे, लेकिन अब तक के जो भी एग्जाम हुए और उसमें एससीईआरटी की किताबें बहुत कारगर साबित नहीं हुई हैं। हाँ, 2-4 सवाल आ गए होंगे तो उसके लिए मैं नहीं कहूंगा कि इस किताब को मत पढ़िए। समय हो तो इस किताब को पढ़ लीजिए, लेकिन एकदम से इसको लेकर अगर आप तनाव में रहें तो छोड़ दें तो कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है ना? तो पिछले पैटर्न को देखते हुए ही आप अपनी तैयारी को ध्यान में रखें। अच्छा देखिए, आमतौर पर आप परीक्षाओं में जाएंगे तो हर परीक्षा में 4 ऑप्शन या फिर 5 ऑप्शन होते हैं, और वो ऑप्शन सीधे सीधे होते हैं। लेकिन बीपीएससी ने अपने पैटर्न को चेंज किया है। आप देख रहे हैं कि ए बी सी तक तो सीधे ऑप्शन है, बाकी जो नीचे के 2 ऑप्शन है वो ए बी सी के ऊपर ही निर्भर है। यानी कि इन्हीं के आधार पर बताना है कि क्या डी सही है या फिर ई सही है। ठीक है, यानी कि इन 3 ऑप्शंस में ही मुकाबला है। तो इसलिए ये पेपर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी सोचने लगते हैं कि इसमें पूछा गया कि उपयुक्त से में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों जो ऑप्शन है ये आपको उलझाने के लिए पर्याप्त है। तो देखिए इसका पैटर्न भी थोड़ा सा अलग ढंग से, ठीक है ना? तो उसी हिसाब से आपको, अच्छा एक चीज है कि जब आपकी तैयारी अच्छी रहती है तो ऐसे ऑप्शंस को भी आप बढ़िया से हैंडल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और जब तैयारी ठीक नहीं होती है तो फिर उलझाऊ होने लगता है। देखिए कुछ मैंने उदाहरण लिया हुआ है, उन्हीं पीडीएफ से ही लिया है। क्योंकि अगर 9वीं 10वीं के विद्यार्थी हैं और 11वीं 12वीं के टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास पुराने पेपर्स होंगे ही, नए इसमें तो शामिल हो नहीं रहे हैं। तो पुराने लोगों के बीच में ही मुकाबला है, तो सारे लोगों के पास ये पेपर होगा। लेकिन अब ये है कि उस पेपर को कितने लोग गंभीरता से देख रहे हैं या फिर उसको रखें। कई लोगों का तो एग्जाम के बाद पेपर भी गायब हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये तो बहुत मोटा पेपर है, मैंने बुकलेट देखी हुई है, काफी पेजों का है, तो आप कहीं भी रखे होंगे वो मिल भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं मिल रहा है तो साइट से जाकर आप ले सकते हैं। तो जैसे हिंदी लैंग्वेज का यहाँ पूछा गया वैसे ही विशुद्ध तरीके से 2 हिंदी विषय है और उसमें भी ऐसे ही सवाल पूछे गए। 3 ऊपर के ऑप्शन है और इन तीनों के आधार पर नीचे 2 ऑप्शन दिए गए। तो जब आपके तीनों ऊपर के ऑप्शन क्लियर होंगे तो नीचे के ऑप्शंस को आप आराम से बता देंगे। ठीक है ना? तो जैसे इसमें पूछा गया कि कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, तो देखिए नहीं पर पहले से ही फोकस किया है, इसको हाईलाइट किया हुआ है। आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा अव्यय नहीं है। तो जब तक आप अव्यय को नहीं जानेंगे बढ़िया से कि अव्यय के कौन कौन से उदाहरण है, तब तक आप इसको ठीक से नहीं समझ पाएंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में आ रहा हो कि इसका उत्तर आप बता दीजिए। मैं बिल्कुल इसका उत्तर बता सकता हूं, लेकिन आपके दिमाग पे मैं थोड़ा सा जोर देना चाहता हूं कि हिंदी व्याकरण को लेकर मैंने बड़ी मेहनत से वीडियोज बनाई हुई हैं, जिसमें कि अव्यय इत्यादि पर भी मैंने चर्चा की है और खास लक्षणों के आधार पर बताया हुआ है कि कैसे आप पकड़ेंगे कि फला शब्द इसमें अव्यय है और कौन सा अव्यय नहीं है। ठीक है ना? तो इसको जाकर एक बार देखिए, फिर जब ये सवाल आप हल करेंगे तब आपको एक नई अनुभूति पैदा होगी कि हाँ, पहले जब तक हम प्रश्न को नहीं समझेंगे, अगर मैं अभी बता दूंगा तो ये आप इसको याद कर लेंगे कि फला इसका आंसर है और ये अव्यय नहीं है। तो पहले जाके अव्यय के लक्षण परिभाषा को अच्छे से समझ जाइए, उदाहरणों को देख लीजिए। अव्यय के मैं मात्र एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, यहाँ पर दूसरा भी कोई प्रश्न हो सकता था। ठीक है ना? तो इस हिसाब से आपको पैटर्न ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें। तो क्योंकि वक्त कम है और पुस्तकों पर मैंने पहले भी चर्चा कर ली। देखिए मेरा पुराना वीडियो यहाँ पर है कि पाठ्यक्रम क्या है, कितने पेपर होंगे, पासिंग मार्क्स कितने लाने होंगे, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें तो इस परीक्षा में आप सफल हो सकते हैं, पहले मैंने बनाया हुआ था। और जो
विद्यार्थी पुराने समय से जुड़े होंगे वो इस वीडियो को देखे भी होंगे और उस हिसाब से किताबें रख भी लिए होंगे। जो आगे एग्जाम होने वाला है उसके लिए सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि जो आपके पास किताबें अभी हैं उन्हीं किताबों को अच्छे से आप पढ़िए और इस चैनल पर जो भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से प्रैक्टिस सेट है, खासतौर से वो प्रैक्टिस सेट जिसमें हिंदी के 75 प्रश्न वाले प्रैक्टिस सेट हैं, उनको देखिए। कुछ प्रैक्टिस सेट मैंने बनाया हुआ था एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, एमपीपीएससी स्टेट को, ठीक है ना, वहां जो भी अभ्यास कराए गए उनको भी देख सकते हैं। साथ में झारखंड को लेकर मैंने कुछ तैयारियां पहले कराई हुई थी, उनको जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। और जो हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित वीडियोज हैं जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन इतिहासकारों के जो मेन कथन है, मुख्य कथन है, उनको भी जरूर ध्यान में आप रख सकते हैं। बाकी पैटर्न को समझते हुए जो आपके पास पहले से नोट्स हैं या फिर किताबें रखे हुए हैं उनको अपने टाइम टेबल के अनुसार पढ़िए। बहुत ज्यादा इसमें मतलब तनाव या फिर परेशान होने की जरूरत नहीं, सारी चीजें आपके पास मौजूद है। हाँ, बीच बीच में मैं कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा, ठीक है, तो कुछ आइडिया आपके को लग जाएगा कि किस तरीके से और हमें पढ़ना है। हाँ, पढ़ाई को एकदम से कंटिन्यू करके रखना है, बीच में इधर उधर भटकना नहीं है कि मेरी तैयारी है कि नहीं। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी नहीं है तो वही पुराने जो मैंने बीपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर बताए उनको बैठ के आप सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। खुदा ना खास्ता अगर उसमें से 40-50 सवाल रिपीट होते हैं तो ये बहुत विद्यार्थियों के लिए लाभदायक और जो नहीं ध्यान दिए उनके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो इस बात को मेरे एकदम से सीरियस लेके चलिए। हाँ, एक चीज और ध्यान में रखिए कि आप ऐसे मत तैयारी कीजिए कि इस बार हिंदी व्याकरण से ज्यादा सवाल आए तो इस बार हिंदी साहित्य का इतिहास से आएंगे। आप कंप्लीट तैयारी कीजिए, ठीक है ना, एकदम तन्मयता के साथ हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़िए और साथ में हिंदी व्याकरण भी पढ़िए। हाँ, पिछली बार तैयारी करते समय जो पोर्शन आपका कमजोर रह गया हो, जिसपे कि आप समय की कमी की वजह से या फिर अपने टाइम मैनेजमेंट को ठीक न कर पाने की वजह से जो छूट गए हो उनको थोड़ा सा देख लीजिए। बाकी जो आपके मजबूत पक्ष हैं उनको तो और मजबूत करते जाइए। तो देखिए मेरे मन में आया कि जो जिन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कम से कम उसको मैं बता दूं। जो भी वक्त बचा हुआ है उस वक्त का सदुपयोग करते हुए आप अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू रखते रहिए और निश्चित तौर पर इसमें आपको सफलता मिलेगी। बहुत सारे विद्यार्थियों को इसमें सफलता मिली है जो कि अलग अलग राज्यों में, खासतौर से जैसे उत्तर प्रदेश का मैं नाम लूं, वो नहीं चयनित हो पाए थे, वो यहाँ पर चयनित हुए और काफी खुश भी हैं। तो आप सभी का यहाँ स्वागत भी है और बहुत घबराते हुए तैयारी नहीं करना है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से पुराने लोगों के बीच में ही मुकाबला है और सब लोग दो दो बार परीक्षाओं के अनुभवी हो चुके हैं। दो बार नहीं हुए होंगे तो एक बार तो जरूर हुए होंगे, ठीक है ना। तो उस अनुभव का फायदा उठाइए, आपने क्या गलती की थी उन गलतियों को ठीक करते हुए इस परीक्षा में बैठ जाइए, ठीक है। तो उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होंगी, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। आपके मन में आ रहा होगा क्या आप इसके प्रैक्टिस सेट को लेकर आएंगे, तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। 3 से 4 प्रैक्टिस सेट या 5 प्रैक्टिस सेट मैं कर दूं तो जरूर लेकर आऊंगा जिससे कि आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर लें। लेकिन इसी के इंतजार में आपको नहीं रहना है, ठीक है। जो भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर दिए गए हैं उन प्रैक्टिस सेट्स को भी हल कीजिए। बाकी जो भी नोट्स देने के प्रयास किए गए हैं उन नोट्स को देखिए और एकदम से बचे हुए समय को अच्छे से यूज कीजिए ताकि आप परीक्षा हॉल में पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाएं और वहाँ अच्छा स्कोर करें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।